नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। जम्मू के रामबन पहुंच गए हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां होनी है। राहुल गांधी की पहली रैली रामबन में है और दूसरी रैली अनंतनाग में होगी। तो तस्वीरें इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ी देर में राहुल गांधी की रैली शुरू होने वाली है। रामबन राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में वहां पर उनका संबोधन शुरू होगा। और जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि रामबन में रैली स्थल के मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। थोड़ी देर में वो जनसभा को करेंगे संबोधित। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए। रामबन पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और यहां पर आज उनकी 2 रैलियां होनी है। पहली रैली रामबन में होगी और दूसरी रैली अनंतनाग में। तो बता दें, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत आज से होने वाली है और इसी कड़ी में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। जम्मू के रामबन में वो उस मंच पर पहुंच चुके हैं जहां पर आज उनकी रैली होनी है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो जम्मू कश्मीर में आज ही की बात करें, राहुल गांधी की 2 रैलियां होनी है। पहली रामबन में, जिसके लिए वो मंच पर मौजूद है, और दूसरी अनंतनाग में। और अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, वहां से आप क्या जानकारियां देना चाहेंगे? तस्वीरें हम देख रहे हैं जम्मू के रामबन में रैली स्थल के मंच पर इस वक्त राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। कितने देर में उनका संबोधन शुरू होगा? अंकित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामबन से राहुल गांधी की रैली शुरू होने वाली है। इस बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। रामबन के बनिहाल में किस तरह का माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है राहुल गांधी को यहाँ आने से। अपना वोट बैंक बढ़ेगा और अपना ही सीट है, कांग्रेस की सीट है। यहाँ पे कांग्रेस का बहुत फायदा होगा इससे। तो राहुल गांधी को सुनने आए? हाँ, हम राहुल गांधी सर को सुनने आए हैं। हमारे लिए तो पहले भी वही प्राइम मिनिस्टर थे, हम उसको दिल से प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। तस्वीरों में देखिए, लगातार जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे नाच गाना जो है वो भी साफ तौर पे दिख रहा है। और ये चुनावी पहली रैली है, बड़ी रैली है राहुल गांधी की, जो यहाँ पर की जा रही है। फर्स्ट फेज में यहाँ पर जो वोटिंग है वो यहाँ पर होने जा रही है। वहीं अनंतनाग में भी फर्स्ट फेज में ही वोटिंग होगी। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए खुद राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए। और अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामबन से तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अंकित। और बहुत महत्वपूर्ण दौरा राहुल गांधी का। आज रैली को वो संबोधित करने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हुआ है और फारूक अब्दुल्ला को हम सुन रहे थे ये कहते हुए कि ये गठबंधन मजबूरी नहीं है, जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस जगह पे राहुल गांधी पहुंचे हैं, यहाँ से फाइट है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बना कांग्रेस से और कुछ यहाँ पे राहुल गांधी, आप तस्वीरों में देखिए, अब कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है वो रैली को संबोधित करेंगे। और ये वो जगह है बानीहाल जहाँ से कांग्रेस की सीट जो है 2008 में भी कांग्रेस ने जीता था, 2014 में भी कांग्रेस ने जीता था। इस जगह से अब कांग्रेस जो है वो यहाँ से कर चुनावी कैंपेनिंग है वो शुरू की है। तस्वीरों में देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हजारों की तादाद में राहुल गांधी को लोग सुनने के लिए आए हैं। और कुछ ही देर में तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामबन से हमारे सहयोगी अंकित भट्ट वहां पर मौजूद हैं। और राहुल गांधी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
कैसे हैं आप लोग? ऐसी सुंदर जगह है कि मैं अगली मीटिंग में जाना नहीं चाह रहा हूं। आपने फंसा दिया मुझे लग रहा है कि यहां अगली मीटिंग में ना जाऊं, यहीं आपके साथ 1-2 दिन रहूं। आप सबका यहां दिल से स्वागत करता हूं। आपसे मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो।
बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। ज्यादा रेट देते हो आप, ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और
एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चलें। और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, यह आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है। ऐसे प्यारे लोग कम से कम यहां मुझे 2-3 दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए। पांच मिनट, 10 मिनट, जितना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है,
नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। मगर हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो। जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागीदारी है, बैंक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, कर्जा माफ हमारा भी होता है और सिर्फ देश 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता है। ये हम चाहते हैं और यही काम हम जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे। और कुछ ही समय में आप देख लेना, यहां पे ये आप वकार जी यहां पे चुनकर जाएंगे, आप जिताओगे इनको, हमारी सरकार बनेगी और ये आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे। वकार जी, ये आप मुझे एक वायदा करो कि यहां पे आप मुझे 1-2 दिन के लिए लाओगे और यहां के लोगों से मतलब अच्छी तरह, जैसे ऐसे नहीं मगर अच्छी तरह मिलाओगे। गूल का एरिया बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, गूल का एरिया, गूल और गूल के एरिया में मुझे वहां पे ले जाओगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया। शुक्रिया। राहुल गांधी। तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। रामबन में उन्होंने पहली रैली की है। कांग्रेस के चुनावी अभियान की औपचारिक तौर पर इसी के साथ हो गई है शुरुआत और ये किसी पहले राष्ट्रीय नेता की रैली आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है। देश में पहली बार राज्य का दर्जा छीना गया है किसी राज्य से। जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा हुआ है, ये कहते हुए एलजी पर उन्होंने हमला बोला। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को फायदा दिया जा रहा है, आप लोगों के हक में कटौती की गई है, ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। उधर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक से इंजीनियर एजाज को टिकट दिया है। उनके प्रचार के लिए यहां पहुंचे बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने कहा कि इस बार घाटी मुफ्ती अब्दुल्ला के चंगुल से मुफ्त होगी। सर, क्या मिशन कश्मीर लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आप माने जाते हैं मिशन कश्मीर को लेकर। लोकतंत्र का विजय होगा और मुफ्ती अब्दुल्ला चंगुल से इस राज्य की मुक्ति होगी। इस बार एक्सपेक्ट करेंगे कोई जादू की चिड़ी एक बार फिर से राम माधव जी लेकर आए? जम्मू कश्मीर की जनता लेकर आएगी जादू की चिड़ी। तो सर ये बताइए कि खबरें आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ आपकी बातचीत हो रही थी? कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उन दोनों को हराना हमारा मकसद है। आप जिस कैंडिडेट का यहाँ पर कैंपेनिंग में जा रहे हैं, ये पहले डीडीसी थे, तो क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से खाता खुलेगा? पहला विजयी उम्मीदवार बीजेपी का ये बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपको लगता है विकास के नाम पे वोट मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू। कुछ सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं तो उस पर क्या कहेंगे? तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं इंजीनियर एजाज और उनके साथ राम माधव साफ तौर पर यहाँ इलेक्शन ट्रेल में यहाँ पर मौजूद है।
और बुलडोजर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया है। कहा गया है कि बुलडोजर चलाना सबके बस की बात नहीं, बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों होने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में बुलडोजर का रुख बदलेगा, बुलडोजर को गोरखपुर की ओर घुमाएंगे। और इस बीच अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। अखिलेश जी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे भेड़िए का इस वक्त आतंक है, 2017 से पहले चाचा भतीजों का आतंक था। देखिए आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। आप लोग मेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? 27 के चुनाव के लिए और उपचुनाव के लिए। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? अखिलेश जी, कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ है। तो इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? नहीं, अवैध क्या है? नहीं, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा
कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है, बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। अखिलेश जी, उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, मैं तो आपसे कहता हूं कहीं और मत जाइए, कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूं आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी, और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि तो बुलडोजर पर सियासी संग्राम जारी है। अखिलेश यादव को आपने सुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान देते हुए विरोधियों को घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बुलडोजर का जिक्र किया और कहा कि इसे चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत होती है। योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगाइयों के आगे नतमस्तक हो जाती थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कड़ी टिप्पणी कर चुका है और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा चुका है।